मोजो मीट महा कवरेज में एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये मुलाकात आखिर अहम क्यों है। क्योंकि चीन और पाकिस्तान का दिल बैठा। तालिबान ने काबुल कब्जा लिया, लेकिन दुनिया को जिस तस्वीर ने चौंकाया था वो थी काबुल पर कब्जा होते ही चीन के विदेश मंत्री की तालिबानी कमांडरों से मुलाकात। जिनपिंग के नुमाइंदों ने न सिर्फ तालिबान से हाथ मिलाया, बल्कि पाकिस्तान के बाद चीन ही वो दूसरा देश था जिसने तालिबानी सरकार को मान्यता देने की हिमायत की थी। यही है चीन का वो खतरा जो मोदी के अमेरिकी दौरे पर सबसे बड़ी चर्चा बनी रहेगी, और इसका पहला इशारा खुद राष्ट्रपति बाइडेन दे चुके हैं। Stand up for our allies and our friends and oppose attempts by stronger countries to dominate weaker ones, whether through changes to territory by force, economic coercion, technical exploitation or disinformation. बाइडेन भले ही विस्तारवाद की बात करें, लेकिन दुनिया जानती है कि पर्दे के पीछे बाइडेन का टारगेट तालिबान और चीन की सांठगांठ ही है, क्योंकि तालिबान ऐसा हथियार है जो जिनपिंग के लिए एक ही बार में कई शिकार कर सकता है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को खूब पता है कि तालिबान पर पाकिस्तान का पूरा प्रभाव है, और पाकिस्तानी फौज के इशारों पर ही तालिबानी कमांडर चलते हैं। यही है चीन का मकसद कि तालिबान को पैसा देकर उसे अपने पाले में लाया जाए, पाकिस्तान पर दबाव बनाकर तालिबान पर हुक्म चलाया जाए और भारत के खिलाफ आतंक का एक नया मोर्चा खोल दिया जाए। खुद तालिबानी कमांडर चीन के साथ अपनी गलबैयां कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन जैसे ममालिक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए सरगर्म है। इमरान खान साहब के बयान का उन्होंने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि तालिबान चाहते हैं कि अफगानिस्तान में उनकी कोई किसी बैरूनी मुदाखलत ना हो। कश्मीर में आतंकी इतिहास में अफगान मौजूदगी नई नहीं है। चरारे शरीफ और मेजर मस्तगुल इस आतंकी इतिहास की सबसे भयावह तस्वीर आज तक बने हुए हैं। जैश और लश्कर पहले ही तालिबान की सरपरस्ती कबूल कर चुके हैं। अगर इन्हें तालिबान से आतंकी और हथियार मिले तो कश्मीर में भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी, जिसका फायदा चीन एलएसी के मोर्चे पर उठाने की फिराक में रहेगा। तालिबान के जरिए चीन जो दूसरा फायदा निकालना चाहता है उसका नाम है उइगर मुसलमान। उइगर मुसलमानों की हथियारबंद मिलिशिया ईटीएम यानी ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से ही ऑपरेट करती है। तालिबानी आतंकियों से सांठगांठ कर ये मिलिशिया वालोंग पास के जरिए चीन के शिनजियांग में चली जाती है। चीन का मकसद तालिबान के जरिए एटीएम की बगावत को दबाना है। शिनजियांग ने पहले ही टॉर्चर कैंप बनाकर उइगर मुसलमानों की आवाज को दबा दिया है। अगर एटीएम का सशस्त्र विद्रोह भी दबा दिया गया तो चीन के लिए उइगर मुसलमानों की क्रांति कुचलना बेहद आसान हो जाएगा। तालिबान के जरिए चीन का तीसरा टारगेट है जिनपिंग के काले ख्वाब यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाना। अगर अफगानिस्तान से ट्रेड रूट स्थापित हो जाए तो आर्थिक विस्तारवाद का हथियार यानी बीआरआई चलेगा नहीं, बल्कि दौड़ने लगेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो महा कवरेज में एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनका लंबा अनुभव है। हमारे साथ जुड़ रहे पूर्व राजनयिक प्रकाश शाह साहब, और हमारे साथ जुड़ रहे एक और पूर्व राजनयिक दीपक बोरा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल दीपक बोरा सर आपसे, आज की मुलाकात में क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि चीन एजेंडे में एक बड़ा मुद्दा रहने जा रहा है? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है आपसे सीखने का, और आपके पास मेरे सीनियर कॉलीग जिन्हें हम आइडलाइज करते थे, एम्बेसडर प्रकाश शाह भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों गए हैं सितंबर 2021 में यूएसए इतनी जल्दी? प्रेसिडेंट जो बाइडेन के पहले टर्म में क्या सिर्फ क्वाड समिट के लिए गए हैं या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन? टाइमिंग जो है वो यूएनजीए सेशन का है। यूएनजीए सेशन में प्रकाश शाह साहब हमारे एम्बेसडर थे यूएन में, स्पीचेस दी जाती हैं और फिर यूएन रिकॉर्ड्स में रह जाती हैं, कोई उन्हें याद नहीं रखता। जो मेन टेक अवे इस विजिट का है वो बाइलैटरल होगा, फॉलोड बाय क्वाड। सर, 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं हो सकती। भारत और अमेरिका का स्वार्थ अब मिलता है। क्या चाहते हैं? भरोसे के आधार पर स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कमर्शियल, एनर्जी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पेस कोऑपरेशन, ये लोग चाहते हैं। और कौन से बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनसे आपकी जान को, मेरी जान को खतरा है? पहली बार 500-600 साल के बाद पहली चीनी महामारी, दूसरा क्लाइमेट चेंज, तीसरा इंटरनेशनल
टेररिज्म जो इस समय हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, एक चीज मैं आपको और बता दूं सर, ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, ना तो वो पाकिस्तान का जो व्यक्ति है कहता है मैं प्रधानमंत्री हूं, क्रिकेट विकेट खेलता है, ना जो उसका भगवान है पिंग पोंग चाइना का, दोनों में से कोई नहीं गए इन पर्सन यूएनजीए सेशन में, क्योंकि उनसे कोई मिलेगा नहीं और उनको एम्बैरेसमेंट होती, फटका लगता। अगर क्वाड या यूएस प्रेसिडेंट ने तो कह दिया, बाकी भी लोग कहते कि ये जो इंटरनेशनल टेररिज्म है इसको दबाया जाए, महामारी के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, क्लाइमेट चेंज पे एक्शन लिया जाए, इसीलिए वो इन पर्सन नहीं गए। तो सबसे बड़ी चीज सर, हम लोग जा रहे हैं टू रीइंफोर्स आवर पार्टनरशिप विद यूनाइटेड, मैं दोस्ती नहीं कह रहा, मैं पार्टनरशिप कह रहा हूं। हमें कहते थे एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज, अब हम हैं एंगेज्ड डेमोक्रेसीज। पुराना जो वर्ल्ड सिस्टम था वो खत्म हो रहा है, नया वाला पैदा होने वाला है। अहम भूमिका दो डेमोक्रेसीज की होगी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली यूएस और भारत। ठीक है दीपक जी, और निश्चित तौर पर जो बातें आपने कही और उस मुलाकात में क्या बात होगी इस बात पर तो चर्चा लगातार आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन अनुराग ने जो बातें कही उसमें से एक शब्द चीन को लेकर सवाल, और आपने जो टाइमिंग की बात कही, प्रकाश जी, टाइमिंग अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, तालिबान आया, उसके बाद ये मुलाकात हो रही है, और टाइमिंग देखिए चीन किस तरीके से उसको मान्यता देने पर तुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है क्या जब मुलाकात होगी तो मुख्य एजेंडा टाइमिंग और चीन, दोनों ही शब्द पिछले बातचीत में आए, तो क्या उसी आधार पर चीन ही सबसे बड़ा एजेंडा रहने वाला है इस बातचीत में? इस बातचीत में बायलैटरल एजेंडा ज़्यादा होगा। उनको 1 घंटे की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उनमें वो बायलैटरल काम करेंगे। बायलैटरल ऐसा है कि तालिबान जब अफ़गानिस्तान में उन्होंने सरकार ले लिया, तो उसका पाकिस्तान वगैरह हम लोगों को नेबर नहीं मानते हैं, लेकिन अमेरिका को पता है कि हिंदुस्तान के बिना ये कोई आगे नहीं चल सकता है। सबसे बड़ा उत्पाद है डिजिटल उसमें, और वो है क्वाड। तीसरा सेमीकंडक्टर वगैरह सबसे बड़ा उत्पादक है चीन का, और क्वाड में जारी चीन से हमसे जो बातचीत होगी वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स आर द बिगेस्ट पावर्स इन साउथ ईस्ट एशिया। तो उसका मतलब ये है कि साउथ ईस्ट एशिया में ये लोग जो सब है वो हमारे पार्टनर बनेंगे जी। और उनका नाम बदली करा हुआ है लास्ट ईयर इंडो पैसिफिक। बिल्कुल, लेकिन दीपक बोरा सर, चीन का जिक्र लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है। कुछ आंकड़े हैं सर, कुछ स्टडी है जो कहते हैं कि 1950 से लेकर 2020 तक, यानी एक लंबा वक्त जो बीता है, तब भारत ने अमेरिका से लगभग 13 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये जो हथियारों की खरीद की रकम है ये तकरीबन 25 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। 2020 में ही तकरीबन 3.5 अरब डॉलर के हथियारों के सौदे पर मोहर लगी है भारत और अमेरिका के बीच। क्या आपको लगता है कि जब ट्रेड की बात होती है द्विपक्षीय बातचीत में और हथियारों की बात होती है कारोबार के लिहाज से, तो इसका सीधा असर चीन पर पड़ता है? 100% जो क्वाड बना है 4 देशों का जो पावरफुल डेमोक्रेसीज हैं, ये याद रखिए उनमें से 3 इंडियन ओशन के इर्द गिर्द रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। यूनाइटेड स्टेट्स तो पैसिफिक ओशन का पावर है, इंडियन ओशन में उसकी वो क्षमता नहीं है। क्वाड के जरिए अब वो यहाँ आया है। हाँ, एक क्षमता पहले होती थी, वो पूरी दुनिया का पड़ोसी था, लेकिन जो आपने वेपन्स की बात की, आर्मामेंट्स की बात की है, आत्मनिर्भर भारत के कारण कम से कम 33%, जो आंकड़े मैंने सरकार से सुने हैं, 33% हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। अमेरिका की इंडस्ट्री जो है, ये तो आप जानते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो उन्होंने बनाया है, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, उसमें कहते हैं कि हम 8 पनडुब्बियां न्यूक्लियर आर्म नहीं, न्यूक्लियर पावर्ड की टेक्नोलॉजी यूके और यूएस देंगे ऑस्ट्रेलिया को, और वो कई बिलियन डॉलर का है, ऑस्ट्रेलिया को देंगे, और कई बिलियन डॉलर का वो प्रोजेक्ट है। फ्रांस बड़ा नाराज हो गया, लेकिन फ्रांस के पास डीजल सबमरीन की टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर पावर्ड की नहीं है, तो अमेरिका वो देगा। आर्मामेंट्स एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो है
कि अगर आपने इकोनॉमिक रिकवरी करनी है, सर आपने महामारी पे आप काबू पा लेंगे, आप क्लाइमेट चेंज पे काबू पा लेंगे, लेकिन जो दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन जो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी चीन के कारण, अब उसे वापस लाना है तो इंडो पैसिफिक जहां से 70 या 80% दुनिया का व्यापार जाता है उसको खुला रखना है, और ये क्वाड कर सकता है। ये है अहमियत क्वाड की सर। तो आप करें कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है पूरा, जिसमें लगभग 20 देश आते हैं, पापुआ न्यू गिनी से लेकर मालदीव तक, जिसमें समंदर में जो कुल कारोबार होता है उसका 50% लगभग कारोबार इसी इंडो पैसिफिक में होता है। जो पूरी दुनिया की जीडीपी है उसका लगभग 64% इसी 20 देशों के आसपास जीडीपी इसके दायरे में सिमटती है। ये चर्चा का फोकस रहने जा रहा है। लेकिन अगर इंडो पैसिफिक की चर्चा का फोकस रहने जा रहा है, क्या उसके मायने चीन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है सर? 100% चीन बौखलाया हुआ है, चीन डरा हुआ है। आपको याद है जब पहली बार हमने क्वाड की अनाउंसमेंट की थी तो चीन के विदेश मंत्री, जो भी उसका नाम है, वो बोला जिस तरह समुद्र में झाग होती है ये उसी तरह बह जाएगा। 2 साल नहीं हुआ तो फिर मलेशिया में जाके कहता है हाय रे ये तो एशियन नेटो बन गया है। हमेशा वार्निंग देता रहता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर कहता है कि क्वाड के कारण स्थिरता नहीं होगी। और आपके प्रधानमंत्री ने ई समिट, वर्चुअल ई समिट जो हुआ था मार्च इस साल में, उन्होंने कहा था कि क्वाड के कारण स्थिरता होगी, स्टेबिलिटी होगी। चीन कहता है नहीं होगी। ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट व्यूज है। चीन बहुत घबराया हुआ है कि सारी दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां, और मैं सिर्फ क्वाड की बात नहीं कर रहा, आप यूरोप में भी देखिएगा, आजकल तो हम अफ्रीका में देख रहे हैं, लैटिन अमेरिका में देख रहे हैं, ब्राजील में देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वो सब चीन के अगेंस्ट है। सर मुझे लगभग 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में, मैंने कभी ऐसा किस्सा नहीं देखा कि एक देश चाइना इतनी जल्दी इंटरनेशनल पराया बन जाता है, इतनी जल्दी आइसोलेट हो जाता है। गलती किसकी है? वो कहेगा सारी दुनिया की है, क्योंकि मैं तो कभी गलती कर नहीं सकता, मैं तो भगवान हूं। लेकिन अगर अपने गरेबान में झांक के देखेगा, पूरी की पूरी गलती चीन की है। पिछले 7 सालों में ये तीसरी मुलाकात, तीसरे राष्ट्रपति से मुलाकात, पहले ओबामा, फिर उसके बाद ट्रंप से केमिस्ट्री का लेवल कुछ और था। वो तस्वीरें इतिहास है अपने आप में। लेकिन आज की गर्मजोशी कैसे होती है, लेकिन क्या बातचीत होगी, क्या मूड रहने वाला है, उसकी एक झलक मिल गई है। क्योंकि उपराष्ट्रपति से जो मुलाकात हुई है वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से, उसमें पाकिस्तान को फटकार लगा दी गई है। तो ये ट्रेंड एक रुख समझ में आने लगा है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अखिल पाराशर साहब। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीन से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजिंग से। बहुत बहुत स्वागत है अखिल आपका भी हमारे साथ। 2 फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं जिनका डिप्लोमेसी का लंबा अनुभव है, और दोनों इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि आज की मुलाकात का बहुत ज्यादा असर पड़ने जा रहा है चीन पर, चीन की छटपटाहट पर, उसके डर पर। चीन किस तरीके से आंक रहा है आज की मुलाकात को? अखिल जी, चीन जो है वो चीनी मीडिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी ध्यान बनाए रखे हुए हैं मोदी और बाइडेन की मुलाकात को। और न केवल मोदी और बाइडेन की जो द्विपक्षीय वार्ता है उस न केवल उसको, बल्कि जो क्वाड सम्मेलन होने जा रहा है उसको काफ़ी ध्यान उस पर दे रहा है। क्योंकि देखिए चाइना जो है वो क्वाड को शुरू से ही अपना विरोधी गठजोड़ बताता आ रहा है, और ये बता रहा है कि ये जो 4 देश है वो चीन के खिलाफ, चीन के प्रभाव को, चीन के उभार के खिलाफ ये गठजोड़ बना हुआ है। और आप जानते हैं कि पिछले साल से चीन और भारत के जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी खटास पैदा हुई है, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो चीन को बिल्कुल एक इल्म है, मालूम है कि जो ये मोदी और बाइडेन की जो मुलाकात हो रही है ये चीन के खिलाफ कहीं ना कहीं जाएगी ये बात, और कुछ ऐसा एक कॉन्क्रीट ऐसा कुछ निकल कर आएगा जो। जी अखिल, एक बात और जो अभी दीपक वोरा साहब कह रहे थे, अखिल उम्मीद करते हैं आप मुझे सुन पा रहे होंगे। दीपक वोरा साहब कह रहे थे कि चीन अब तक क्वाड को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था, उसको लगता था कि क्वाड का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। क्या अब चीन की सोच बदल चुकी है क्वाड को लेकर? अखिल अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे। जी, चीन जो है वो कहीं ना कहीं ये तो कहता ही है कि जो क्वाड है वो एक तरह का कमजोर गठजोड़ है, लेकिन है वो चीन के खिलाफ, लेकिन कमजोर है, उतना असरदार नहीं है। देखिए उसके पीछे जो वजह है, जो चीन का जो आत्मविश्वास है वो ये है कि मैंने खुद एक डेटा बनाया है कि जो चीन और आसियान है उनके बीच जो पिछले साल जो कारोबार है वो करीब $731.9 अरब का कारोबार है चीन और आसियान के बीच। साउथ एशिया और चीन के बीच जो कारोबार है वो 2017 में $126.7 अरब था,
और अब तक वो बढ़ता जा रहा है। रही बात चीन और भारत की भी अगर हम बात करें तो चीन और भारत जो इस साल पिछले 6 महीनों में वो है 62.7% के दर से बढ़कर 57.98 अरब डॉलर। तो चीन जो ये कहता है कि ठीक है, ये जो जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है जो चीन के खिलाफ है, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है कि ये कमजोर है और उसमें भारत को बहुत कमजोर कड़ी बोलता है, खुलेआम तरीके से कहता है। अगर आप ग्लोबल टाइम्स की भी खबर पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि भारत इस क्वाड सम्मेलन ग्रुप में एक कमजोर कड़ी है, क्योंकि भारत जो है वो एक रणनीतिक और राजनयिक एक ऐसा नहीं वो मतलब लेना चाहेगा एक्शन जो कि उसको खिलाफ जाए। मतलब उसमें भारत को वो ये कहता है कि भारत में आत्मविश्वास की कमी है, और जो मैंने अभी आपको आंकड़े बताए हैं कि कारोबार को लेकर कि भारत नहीं चाहेगा कि उसको आर्थिक नुकसान हो। और ये भी साथ में चीन कहता है कि जो भारत ने जो भी राय बनाई है, जो दखल है, वो एक राजनयिक और सार्वजनिक राय पर आधारित है। तो अभी भारत ने कोई कॉन्क्रीट अभी कुछ दिखाया नहीं है कि जो चीन के खिलाफ जाए बात। तो इसलिए जो चीन है वो भारत को एक कमजोर कड़ी मानता है, जापान को भी साथ में मानता है कि क्योंकि जापान और चीन के बीच में जो कारोबार है वो भी काफी ज्यादा है। तो उसका ये कहना है कि क्योंकि आसियान देशों के साथ चीन का कारोबार अच्छा, दक्षिण एशिया के साथ अच्छा है, भारत के साथ अच्छा है, यानी कि एशिया में आप कह रहे हैं कि भारत की तरफ से सिंबॉलिक है सब कुछ, तंग नहीं करेंगे। आप कह रह हैं कि चीन को लगता है कि भारत की तरफ से सिर्फ ये कहना है, सिंबॉलिक। ठीक है, ठीक है, चीन का ये कहना है, बिल्कुल चीन का ये कहना है कि भारत का अभी जो कदम है वो सिंबॉलिक है, वो अभी कुछ कड़े कदम नहीं उठाए जो ठीक है। लेकिन करना चाहिए। लेकिन अखिल, चलिए आपके पास आते हैं दीपक वोरा जी। लेकिन सप्लाई चेन को जिस तरीके से प्रभावित किया है चीन ने, कल जो टॉप 5 कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात हुई है, सिर्फ इन 5 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात क्यों? चर्चा इस बात को लेकर हो रही है क्योंकि इससे जो सप्लाई चेन है उसको दुरुस्त कैसे करना है, भारत की प्रोग्रेस के लिए ये 5 कंपनियां कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। हम ब्रेक पर जाने से पहले हम अनुराग डिस्कस कर रहे थे, वो आवाज़ आप तक पहुंची होगी। क्वालकॉम के सीईओ से जैसे मुलाकात हुई, चिप की बातचीत, 5G रणनीति आने वाली है, इसको लेकर यह कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो सप्लाई चेन जो बाधित किया है चीन ने, उसको भी दुरुस्त कैसे करना है और उसमें भारत कैसे की रोल प्ले कर सकता है, ये भी भूमिका तय हो जा रही है। आपने मुझसे सवाल पूछा है जी, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं सुन रहा था कि बीजिंग से हमारे जो पत्रकार हैं वो फिगर्स दे रहे थे, इतने अरब डॉलर, इतने अरब डॉलर। सर, डीकपलिंग ओवरनाइट नहीं होती है। 20-25 साल तक चीन ने दुनिया को ठगा और दुनिया की फैक्ट्री बन गई। अब दुनिया को इस बात का एहसास हो गया कि हम चाइना पे डिपेंड नहीं कर सकते। सर, एक तो महामारी हुई थी, सप्लाई चेन डिसरप्शन सिर्फ महामारी के कारण नहीं हुआ था, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, चीन भड़क गया था, नाराज हो गया था। ऑस्ट्रेलिया बोला कि हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए वायरस के ओरिजिन्स में। कई देशों ने कहा कि खुलेआम इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चीन ने डिलिबरेटली इंटरप्ट किया। तो ये जो 5 कंपनियां हमसे प्रधानमंत्री से मिली हैं, बहुत से और लोग भी हैं जो देख रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। हम लोग बातचीत कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, ये क्रिटिकल सेक्टर्स हैं और भारत के पास ये क्षमता है कि ये चीन को रिप्लेस कर सकता है। तो चीन हमें जो भी उनकी ग्लोबल टाइम्स कहता है लाइट वेट है, नहीं सर, चीन बहुत डरता है। अगर हम लाइट वेट होते तो उसकी नाक ना तोड़ते गालवान वैली में। अगर हम लाइट वेट होते तो हमारी नौसेना के साथ वो पंगा लेता, लेकिन नहीं लेता। वो तो ये अपने लोगों से कहता है कि इंडियन नेवी इज केपेबल ऑफ एनीथिंग इन द इंडियन ओशन। बिल्कुल। और अगर हमारे लिए क्वाड सिंबॉलिक होता या चीन से अगर दोस्ती बरकरार रखने की कोशिश होती तो हुवई जैसी जो कंपनी है उनको प्रतिबंधित ना किया जाता, चीन से जो भी कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेटना चाहती है उसको न्योता ना दिया जा रहा होता, तमाम तरीके के कदम ना उठाए जा रहे होते, बहुत सारी चीजें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। और अनुराग, इस बड़ी खबर पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात से ड्रैगन का दिल क्यों जल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कुछ आंकड़े ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। दोस्त मिले ड्रैगन जले, 25 अरब डॉलर होगा इंडो यूएस का रक्षा सौदा, जिसका जिक्र आपसे अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे। 3.4 अरब डॉलर के हथियार का सौदा, 2820 लाख डॉलर के हथियारों की खरीद 2018 में की गई थी। 7540 लाख डॉलर के हथियार खरीदे गए 2017 में। धीरे धीरे रक्षा सौदा साल दर साल बढ़ता चला गया। 2016 से 2020 दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया भारत अमेरिका की ओर से।
तो इस मुलाकात पर नजर लगातार बनी रहेगी। प्रकाश शाह जी का इस हिस्से में सीधे रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, ये जो रक्षा सौदा है, जो एक ग्राफिक्स हमने दिखाया कि किस तरीके से साल दर साल भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदा बढ़ता चला गया, जिसका अनुराग ने सबसे पहले जिक्र किया था, वो अब $25 अरब तक पहुंचने वाला है। शायद यही वजह है कि भारत की ताकत बढ़ रही है, रक्षा सामरिक समझौता, सामरिक सहयोग किस तरीके से अमेरिका के साथ बढ़ रहा है, यही वजह है ड्रैगन की बेचैनी की। बात इसमें यह है कि सरकार की बदली जो हो गई हिंदुस्तान में, तो कांग्रेस सरकार जब थी हमारे पास तो वो चीन से बहुत डरती थी। अभी जो सरकार है वो चीन से डरती नहीं है। तो क्वाड की मैं बात कर लूँ 1 मिनट। क्वाड में चीना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए सब दोनों पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन मिलता है उनको। हिंदुस्तान अकेला ऐसा है जो इंडियन ओशन में उसकी डोमिनेशन चलने वाली है। तो चीन इंडियन ओशन में इंडिया से डरता ज़रूर है। वो चीन क्वाड से नहीं डरता होगा जैसे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया। चीन इंडिया से नहीं डरता है पैसिफिक में, लेकिन चीन इंडिया से ज़रूर डरता है इंडियन ओशन में। और हमको इंडियन ओशन से आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वाड इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वो 2 पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन की जो ट्रेडिंग है उसके बीच में आता है। और जब तक हम लोग ज्वाइन करते हैं अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ और बोलते हैं कि ये जो ट्रेड रूट है वो ट्रेड रूट किसी के वो उसमें नहीं है। वो जो ट्रेड रूट है वो फ्री ट्रेड रूट है, कोई भी ट्रेड कर सकता है। तो उसमें हमारा ट्रेड बढ़ना है और 5 साल 10 साल के बाद हमको चीनी की तरह या पाकिस्तान का करते हैं या क्वाड को करना है, तो हम इस ट्रेड रूट से भी जा सकते हैं। तो हमारे से डरे या ना डरे, हमारा जो नई सरकार है उन्होंने उनको जवाब दे दिया गया है। उन्होंने बोला है कि हम वेपन्स लेंगे, हमने एरोप्लेन्स लिए हुए हैं। और ये जो क्वाड, ये जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके का क्वाड है, जो उसका है सबमरीन्स का एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट सबमरीन्स हिंदुस्तान इंडियन ओशन में आएंगे तो हमारे लिए अच्छा ही है। ठीक है, उसमें हमको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हम कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है। लेकिन तो ये बात याद रखिए। दीपक सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा फैक्चुअली, जिसका जिक्र अभी शाह सर ने किया। ये कहा कि अब से पिछली जो सरकारें थीं वो चीन से कहीं ना कहीं डरती थी, भारत के रेफरेंस में वो इस बात को कह रहे थे सर। लेकिन 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, उसको लेकर भी तमाम तरीके की हाय तौबा मची थी। देश के अंदर भी विरोध हो रहा था, देश के बाहर पड़ोसी मुल्कों में भी लगातार विरोध जताया जा रहा था। क्या वाकई ऐसी स्थिति आपको भी नजर आती है एक डिप्लोमेट के तौर पर, या पिछले 10, 15, 20 सालों में भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ा है चीन का मुकाबला करने के लिए? 100% बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब चीन का मुकाबला कर सकता है। गलवान घाटी में आप जानते हैं किस तरह से हमने उनकी नाक तोड़ दी थी। आपने अभी जिक्र किया था कि हमारी डिफेंस डील जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बढ़ती जा रही है। हमने भूलना नहीं चाहिए सर, 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत को खिताब दिया था मेजर डिफेंस पार्टनर, किसी और देश के पास ये नहीं है। और 2018 अगस्त में कांग्रेस ने कानून बनाया कि अब ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है सर। प्लीज लिसन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, अमेरिकन कानून का हिस्सा बन चुका है कि इंडिया नाउ लीगली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी प्रकार की यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी। वो दे ना दे अलग बात है, लेकिन हमारे पास हक है मांगने का, क्योंकि ये अमेरिकन कानून बन चुका है कांग्रेस के जरिए। तो ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी चीज सर, 65, 71, 99, 2019, 2020 अमेरिका ने देख लिया है कि आपकी मिलिट्री क्षमता क्या है। पिछले साल मैं अमेरिका में था जब गालवान घाटी में झगड़ा हो रहा था। अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया, अमेरिकन लोग जो मुझसे मिलते थे वो अलग, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहे थे, वेल डन इंडिया,
आपने ड्रैगन को ठोक दिया है। सर ये चीजें, ये चीन की गलती थी, अपने आप को कभी एक्सपोज नहीं करना चाहिए। डराओ धमकाओ लेकिन मैदान में मत उतरो, कहीं आपकी पिटाई हो गई जैसे होगी तो फिर आपकी कच्ची हो जाएगी, आपकी पोल खुल जाएगी जैसे वियतनाम के साथ खुली थी 1979 में। ये सब मद्देनजर रखते हुए चीन इसलिए अब बहुत डर रहा है कि हर तरफ से मैं घेरा जा रहा हूं। सर चीन का नक्शा, बचे 1 मिनट मुझे और दे दीजिए। चीन का आप नक्शा देखिए, उनके ईस्टर्न सी बोर्ड, जब उनका एक ही समुंदर है, ईस्टर्न सीबोर्ड की साइड देखेंगे तो साउथ कोरिया है, जापान है, फिलीपींस है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत भी वहां आता है। ऑल्दो साउथ चाइना सी से हमारा लगता नहीं है, हम लोग भी वहां जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं चाइना को साउथ चाइना सी का प्रयोग करने से, तो उसको जाना पड़ेगा वेस्ट की तरफ। इसीलिए ये सीपीईसी का बकवास वो कर रहे हैं, डरा हुआ है। चीन प्रिजनर है अपनी ज्योग्राफी का, फंस गया है। चीन में क्या कुछ सोचा जाता है? दीपक बोरा साहब, आपकी इस राय को लेकर अखिल पाराशर चीन से ही जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अखिल, अखिल सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है। अखिल की तरफ से बात अपनी कही जाने की कोशिश की जा रही थी। जी अखिल कहिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि चीन का जो भ्रम था भारत को लेकर, क्योंकि पिछली जो सरकारें रही हैं उसमें जो चीन ने जो देखा कि भारत की जो सरकार है काफी कमजोर है, उसका जो लीडरशिप है बड़ी कमजोर है। 2014 के बाद से जब ये नई सरकार, ये मोदी सरकार जब आई है, तो चीन का जो भ्रम है भारत के प्रति वो टूटता जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि जो डोकलाम में जो हुआ, चीन ने जो सोचा कि ये तो चलो वही लीडरशिप होगी जो पुरानी लीडरशिप जो चली आ रही है भारत की, ऐसी होगी ये भी। तो जो एक 73 दिनों तक जो स्टैंड ऑफ रहा, जो आंख पर आंख डालकर जो एक सामना किया, और उससे चीन को ये पता लग गया कि जो नई जो ये लीडरशिप है ये कोई कमजोर लीडरशिप नहीं है, कोई पुरानी लीडरशिप नहीं है। और आपको पता होगा कि उस दौरान ब्रिक्स सम्मेलन होना था और ये शामन में होना था चीन में। तो मोदी जी का चीन में आना तब तक नहीं कंफर्म हुआ था, पक्का नहीं हुआ था, जब तक जो चीन की जो आर्मी है वो पीछे ना चली जाए। और आपको पता होगा कि शामन जब ये जो ब्रिक्स समिट होने जा रहा था 2017 में, उससे 2 या 3 दिन पहले ही चीन ने अपनी सेना पीछे की और तब मोदी जी जो है वो यहाँ पर आए चीन में। तो इसी से पता लगता है कि जो लीडरशिप है भारत की वो बहुत ही स्ट्रांग है, और जो चीन का जो भ्रम है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। और पिछले साल जो गलवान घाटी में जो हुआ, जो एक मुठभेड़ हुई और जो एक करारा जवाब मिला, उससे भी चीन को जो भ्रम है और ज्यादा टूटा गया है। मैं जो बात कह रहा था ये उसके क्वाड को लेकर, दरअसल क्या है कि क्वाड को चीन का ये मानना है कि क्योंकि भारत का, जापान का जो इतना ज्यादा निवेश और ज्यादा कारोबार है, तो वो ये सोचते हैं, चीन ये सोचता है कि भारत और जापान जो है वो चीन से कोई रणनीतिक टकराव का जो एक असहनीय बोझ है वो नहीं लेना चाहेगा। लेकिन जो अब ये क्वाड समिट होने जा रहा है उससे एक नया चैप्टर खुलेगा, उस पर चीन अब देखेगा, चीन की जो रणनीति वो चेंज हो गया। चीन का जो भ्रम, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि भारत के प्रति जो भ्रम है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है, तो यकीनन इस जो ये समिट होगी उससे भारत के प्रति और जो भ्रम है, बेहद अहम बात अखिल आप कह रहे हैं। हालांकि जापान के बारे में तो लगातार ये कहा जाता है कि जापान चीन से जो टकराव है आमने सामने का वो नहीं चाहता है। कल भी हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े थे उनकी बातों से लगातार ये कहा जा रहा था, जो जापान से पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे थे। लेकिन भारत ने जरूर भ्रम तोड़ा है राकेश, और ये बड़ा संदेश जाता है क्वाड जैसे मंच से भी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ा संदेश जाता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद जो चीन के पोल खोल की बातचीत कर रहे थे, किस तरीके से बिजनेस को लेकर भी चीन का भ्रम दुनिया के प्रति टूट रहा है, उसकी भी चर्चा थोड़ी सी होगी। बिल्कुल, भारत अमेरिका के बीच का कारोबार बढ़ता जा रहा है। 100 से 200 कंपनियां चीन की ऐसी हैं जिनको भारत भी आमंत्रित कर रहा है, बाकी देश भी आमंत्रित कर रहे हैं। अमेरिकन कंपनीज तो कारोबार के लिहाज से कैसी चोट चीन की अर्थव्यवस्था पर, इस पर भी बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल, और इस मुलाकात का मतलब क्या कुछ रहने जा रहा है यही समझने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। हमारे साथ 2 पूर्व राजनयिक जुड़े हुए हैं जिनका लंबा अनुभव है, प्रकाश शाह साहब, दीपक बोरा साहब। साथ ही साथ चीन से, बीजिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पत्रकार अखिल पाराशर, जिनसे समझने की कोशिश यही कि इस मुलाकात का चीन के लिहाज से क्या कुछ मतलब है। लेकिन प्रकाश सर, जब हम बात चीन के रेफरेंस में कर रहे हैं, माफ कीजिए दीपक सर, जब हम बात चीन के रेफरेंस में कर रहे हैं और अमेरिका में मुलाकात हो रही है अमेरिकी राष्ट्रपति से, तो देखिए जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है बराक ओबामा से तो भारत को मिलता है चिनूक,
अपाचे ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर सहमति बनती है। जब ट्रंप का दौर होता है तो भारत में आता है राफेल, और अब बाइडेन से मुलाकात हो रही है तो कई ऐसे रक्षा सौदे हैं जिस पर मोहर लग सकती है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। ये मुलाकातों का जो सिलसिला है, इसमें जो हथियारों की खरीद हो रही है, इससे चीन की बेचैनी तो बढ़ती होगी सर। चीन तो नहीं चाहेगा कि मुलाकात ज्यादा हो। मैं दाद देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग की। बहुत से ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका हमको दे रहा है जो उसने किसी और देश को नहीं दिए हैं। ओह सॉरी जी दीपक सर, गो अहेड एम्बेसडर। सॉरी एम्बेसडर प्रकाश, सॉरी। वो सॉरी, मेरा कहना ये है कि हिंदुस्तान भारत का जो प्रोडक्शन बेस है ये सबसे बड़ा है चीन के बिना। तो चीन को डर ये है कि ये भारत का प्रोडक्शन बेस जो होता है उसमें डिफेंस प्रोडक्शन का बेस भी होना है। तो डिफेंस प्रोडक्शन का बेस जो होगा और क्वाड वाले अपनी डिफेंस प्रोडक्शन ज़्यादा हिंदुस्तान की तरफ लाएंगे तो वो थोड़ी चीन का उसका डर है। तो कल जो बात हुई उनकी बड़े 5 बड़ी कंपनियों के साथ, उसमें एक बात हुई देखिए कि भारत की एनर्जी जो है उसकी सोलर एनर्जी बढ़ानी चाहिए, और सोलर एनर्जी के लिए बढ़ाने के लिए उसका डिमांड होना चाहिए दुनिया भर में जी। अब इससे क्यों डर रहे हैं चीन वाले या मिडल ईस्ट वाले? क्योंकि जो रूट है, जो रूट जाता है दरिया का, वो रूट इंडियन ओशन से जाता है, और चीना इंपोर्ट करती है हमारे मुस्लिम देशों के गल्फ की तेल। तो उनको पता है कि भारत का ओशन जब उसमें पावर ज़्यादा बढ़ जाता है ऑन द नेवी, तो उससे उनको डर रखना चाहिए, क्योंकि एनर्जी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। एनर्जी के बिना आप डेवलप नहीं हो सकते हैं। ठीक बात। तो चीन को ये पता है, इसीलिए वो डरते हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती से उनको नज़र रखनी पड़ती है कि इंडियन ओशन में जो रूट है ऑयल का, उस रूट का हिंदुस्तान में कंट्रोल है। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने कही। दीपक सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं डिफेंस के मोर्चे पर जो आप कह रहे थे। मैं इतना कह रहा था कि जो क्योंकि हमें मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया है, तो बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, इक्विपमेंट हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ने हमको दिया है जो शायद उन्होंने नेटो के बाहर और किसी को नहीं दिया। दूसरी चीज सर, जब हमारी ताकत बढ़ती है तो बाकी डेमोक्रेसीज हमारे रीजन में है, भले ही जापान हो, साउथ कोरिया हो, फिलीपींस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उनको अश्योरेंस मिलती है कि कोई है जो उन्हें बचाएगा, नहीं तो वो चीन के चमचे बन जाएंगे। सर, बीजिंग में जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट है, आप कभी भी किसी चाइनीज लीडर से मिले, मेरी तरफ से एक सवाल पूछ लीजिएगा। चीन के संबंध हमसे खराब होते हैं, गलती हमारी है। अमेरिका से खराब होते हैं, गलती अमेरिका की है। श्रीलंका से बिगड़ते हैं, गलती श्रीलंका की है। ऑस्ट्रेलिया से बिगड़ते हैं, गलती ऑस्ट्रेलिया की है। जापान से बिगड़ते हैं, गलती जापान की है। ब्राजील से बिगड़ते हैं, गलती ब्राजील की है। कभी चीन ने अपनी जिंदगी में कोई गलती की है, या पिंग पोंग भगवान का एक रूप है कि वो गलती कर नहीं सकता? ये जरूर पूछेगा सवाल इनसे। सर, जहां डेमोक्रेसी सर, नहीं होती सर, वहां गलती नहीं मानी जाती। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ये खूबसूरती। सर, एक चीज मैं आखिर में और कहना चाहता हूं, इंडिया वर्सेस चाइना में, अगर आप बस मुझे आधा मिनट और दे दें सर, एक फिल्म है, जरूर देखिएगा, पैटर्न। ये अमेरिकन जनरल जॉर्ज पैटर्न है, जिसने अर्विन रोमेल, जो जर्मन जनरल थे, उनके टैंक्स को ट्यूनिस की बैटल दूसरे विश्व युद्ध में नष्ट कर दिया था। और उस समय जब वो देख रहे थे किस तरह से उनकी फौजें रोमेल की फौजों को पीट रही थी, तो एक उन्होंने कहा था, मैं अंग्रेजी में वो वाक्य कहता हूं और माफ कीजिएगा थोड़ा कठोर है, वो कहते हैं, रोमेल यू मैग्निफिसेंट बास्टर्ड, आई हैव रेड योर बुक। मैं समझ गया हूं कि तू क्या करने वाला है। दुनिया ने चीन की किताब पढ़ ली है, उसे रिजेक्ट कर दिया है। चीन अब दुनिया भारत की किताब पढ़ रही है, उसे एक्सेप्ट कर रही है। और जो लोग चॉइस करते हैं भारत की, मैं एक कैच फ्रेज देना चाहता हूं, यही है राइट चॉइस बेबी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने रहेंगे। बिजनेस के लिहाज से ये मुलाकात काफ़ी अहम। और चलते चलते अनुराग, एक बात, क्योंकि जो पोल खोल की बातचीत की थी, भ्रम टूटने की बातचीत की थी, तो चीन की असलियत भी धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है। अमेरिका की एक कंपनी है, कानूनी फर्म है विल्मर हिल, उसकी रिपोर्ट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अपनी रैंकिंग
गिर रही है, इसको छिपाने के लिए चीन ने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों को प्रभावित किया था गलत तरीके से, और भारत को जो नई रिपोर्ट आई है उसमें सबसे भरोसेमंद बताया गया इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये सच्चाई भी दुनिया देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी।